कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारी सरकार होगी वहाँ फिर मैं देखूंगा। नहीं, देखिए, ये शत्रुता की और इस तरह की जुबान भारतीय राजनीति में पहले नहीं थी। चुनाव जीतते थे लोग, चुनाव हारते थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने तो सीएए पर माननीय गृह मंत्री जी का तब भी भाषण सुना, 2019 में दिसंबर के महीने में ये पास हुआ। हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया आपका? और परसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है। अगर आप इन देशों का ही नाम ले रहे हैं तो इसमें कई इस्लाम में भी सेक्ट हैं जिनका परसिक्यूशन होने की बात आती है। तो ये एक तरफा नजरिया हम चाहते थे कि समेकित नजरिया में तब्दील हो, लेकिन उसका अभाव है प्रधानमंत्री जी में भी और गृह मंत्री जी से भी। बस इतना आग्रह करेंगे कि चुनाव की गर्मी बहुत बढ़ेगी, आपस में व्यवहार में गर्माहट बनी रहे। उन्होंने एक चीज और बोला कि ममता बनर्जी को शायद ये नहीं मालूम है कि शरण लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठी है जो होता है उसमें क्या अंतर है। नहीं, ममता जी को तो मालूम है, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर व्यक्ति को घुसपैठिया करार देने की जो बंगाल में इन्होंने कोशिश की, दिल्ली में कोशिश की, ये शब्द उचित नहीं है। आपकी सरकार 10 बरस, अगर घुसपैठ हो रही तो किसका फेलियर है? आपका फेलियर है। बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है? आप कंट्रोल करते हो। तो आप देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री हो। दूसरा, ये लगभग संख्या भी मालूम नहीं, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा है। यानी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसा एक देश और छोटे छोटे तो 3-4 देश। भारत की आबादी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी 40 साल को छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। उस समय 2-2.5 करोड़ लोग जो ये आएंगे, इनको आप अधिकार कहाँ से देंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? और जो देंगे तो जो बेरोजगार हमारा जो इस देश में जिसका गुनाह है कि पार्टीशन के बाद गया नहीं या तमाम परिस्थितियों में जो भारत माता का झंडा लिए खड़ा रहा, उस पर बोझ नहीं बनेगा। उसका बताओ क्या इंतजाम किया है तुमने? कहाँ एलोकेशन ऑफ फंड्स है इनके सबके लिए? तीसरा, हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो इसमें आप धर्म की बाउंड्री क्यों लगाते हो? जो भारतवासी रहा है, आना चाहता है भारत में, उसका स्वागत करो। धर्म की कैटेगरी बांट कर तो आपकी बदनीयती सामने आती है कि आप जानबूझकर पोलराइजेशन करना चाहते हो। अरे कुछ जरूरी थोड़ा कि जो आ जाए आप सबको दें, आप उनकी जांच कराइए। अगले चुनाव से पहले ये कह देंगे कि 2024 से पहले जो लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, तो ये तो इनके हाथ में। तो ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होगी, हमारे बच्चों के रिसोर्सेज के ऊपर खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होगी। इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए भाजपा को। गृह मंत्री ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले कहा था अब आप देखिए कि मतलब क्या क्या लिंक है, सीएए, फिर एनआरसी और फिर वो पॉपुलेशन रजिस्टर। ये तो खुद उन्होंने कहा है आज से 4 साल पहले। अब वो कह रहे कि कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है उनका इस तरह की बातें करने का? दरअसल जहां पर उनकी अपनी सरकार है, वो चाहते थे कि इसको लागू करके सीएए को यहाँ सांप्रदायिकता के आधार पर पोलराइजेशन हो, विभाजन हो। वो हो नहीं रहा है। असम में उनके जो अपने समर्थक हैं वो हड़तालें कर रहे हैं, वो सीए के दस्तावेज को जला रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन्होंने बिना सोचे समझे इसको लागू करने का काम किया है और रोज वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, अपनी ही बात को दूसरे दिन मतलब नकारने का काम कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री जी का बस चले तो राज्यों के पास कोई अधिकार बचेंगे ही नहीं। वो आधी बात करते हैं, अर्ध सत्य पर उनका विश्वास है। हाँ, ये बात सही है कि पार्लियामेंट नागरिकता के बारे में फैसले करता है, उन्होंने सीएए पारित कर दिया, लेकिन जो एनआरसी का काम है, जो पता लगाने का काम है कि कौन कहाँ से आया है, ये अभी तक जो था ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उनको ये अधिकार था कि अगर किसी को भी नागरिकता चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अर्जी जमा करेंगे। अब इन्होंने जो नए रूल्स बनाए हैं, इन्होंने केंद्रीय एक कमेटी बना दी है
और उनके पास सारी अर्जियां जाएंगी। अब आप सोचिए कि देश भर में जितने लोग हैं इन सबकी अर्जियां एक केंद्र बॉडी के पास जाएंगी। किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ उनको बताना है नहीं, क्योंकि वो किसी के जवाब देते नहीं, बस अपनी बात कहते रहते हैं। केरला ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया है असेंबली में कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी हैं जो चुनौती दे रही हैं सीएए को। इनकी सुनवाई शुरू हुई थी, फिर बंद हो गई। अब कल 2 लोग जिन्होंने पहले याचिका डाली थी इसके खिलाफ, इसमें डीवाईएफआई है, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कल फिर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पहले हम लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कीजिए, उसके बाद ही इसको लागू होने दीजिए, इसको स्टे कर दीजिए। ताकि वो दिन दूर नहीं है जब हमारी सरकार होगी वहाँ फिर मैं देखूंगा। नहीं, देखिए, ये शत्रुता की और इस तरह की जुबान भारतीय राजनीति में पहले नहीं थी। चुनाव जीतते थे लोग, चुनाव हारते थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने तो सीएए पर माननीय गृह मंत्री जी का तब भी भाषण सुना, 2019 में दिसंबर के महीने में यह पास हुआ। हमने अपना प्रतिरोध दर्ज किया था। क्यों? क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, तमिल हिंदुओं ने क्या बिगाड़ दिया आपका? और परसिक्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी होता है। अगर आप इन देशों का ही नाम ले रहे हैं तो इसमें कई इस्लाम में भी सेक्ट हैं जिनका परसिक्यूशन होने की बात आती है। तो ये एक तरफा नजरिया हम चाहते थे कि समेकित नजरिया में तब्दील हो, लेकिन उसका अभाव है प्रधानमंत्री जी में भी और गृह मंत्री जी से भी। बस इतना आग्रह करेंगे कि चुनाव की गर्मी बहुत बढ़ेगी, आपस में व्यवहार में गर्माहट बनी रहे। उन्होंने एक चीज और बोला कि ममता बनर्जी को शायद ये नहीं मालूम है कि सरल लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठी है जो होता है उसमें क्या अंतर है। नहीं, ममता जी को तो मालूम है, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर व्यक्ति को घुसपैठिया करार देने की जो बंगाल में इन्होंने कोशिश की, दिल्ली में कोशिश की, ये शब्द उचित नहीं है। आपकी सरकार 10 बरस, अगर घुसपैठ हो रही तो किसका फेलियर है? आपका फेलियर है। बीएसएफ कौन कंट्रोल करता है? आप कंट्रोल करते हो। तो आप देश के सबसे कमजोर गृह मंत्री हो। दूसरा, ये लगभग संख्या भी मालूम नहीं, 2-2.5 करोड़ से ज्यादा है। यानी ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसा एक देश और छोटे छोटे तो 3-4 देश। भारत की आबादी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी 40 साल को छू रही है, महंगाई आसमान छू रही है। उस समय 2-2.5 करोड़ लोग जो ये आएंगे, इनको आप अधिकार कहाँ से देंगे, नौकरियां कहाँ से देंगे? और जो देंगे तो जो बेरोजगार हमारा जो इस देश में जिसका गुनाह है कि पार्टीशन के बाद गया नहीं, या तमाम परिस्थितियों में जो भारत माता का झंडा लिए खड़ा रहा, उस पर बोझ नहीं बनेगा। उसका बताओ क्या इंतजाम किया है तुमने, कहाँ एलोकेशन ऑफ फंड्स है इनके सबके लिए। तीसरा, हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो इसमें आप धर्म की बाउंड्री क्यों लगाते हो? जो भारतवासी रहा है, आना चाहता है भारत में, उसका स्वागत करो। धर्म की कैटेगरी बांट कर तो आपकी बदनीयती सामने आती है कि आप जानबूझकर पोलराइजेशन करना चाहते हो। अरे कोई जरूरी थोड़ा कि जो आ जाए आप सबको दें, आप उनकी जांच कराइए।